नमस्कार दोस्तों, हमने पहले जो पढ़ा है राजस्थान के एकीकरण का जो पहला पार्ट पढ़ा हमने, उसमें रियासतों का विलय पढ़ा था। रियासतों का विलय पढ़ने के बाद अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे और भारत स्वतंत्र होने के बाद जो भारत को 562 रियासतें प्राप्त हुई थी, उन रियासतों को संगठित एक संघ में शामिल करना था, बड़ी इकाइयों के रूप में बदलना था उनको। ये जो घटनाक्रम था उसे हम एकीकरण कहते हैं और वो राजस्थान के अंदर 7 चरणों में हुआ था। 19 रियासत, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर राजस्थान का एकीकरण किया गया। तो राजस्थान 1 नवंबर 1956 को, जो वर्तमान अपने पास है, वो हमें 1 नवंबर 1956 को प्राप्त हुआ था। तो एकीकरण के जो 7 चरण थे उनके संदर्भ में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ 7 चरण में। चरण कितने? 7। रियासतें कितनी? 19 रियासत और 3 ठिकाने। अब ठिकानों के जो नाम है, लावा, कुशलगढ़ और निमराना, और एक जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित जो अजमेर मेरवाड़ा। भारत के अंदर कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश हुए, कुर्ग, दिल्ली, बलूचिस्तान व अजमेर मेरवाड़ा। तो राजस्थान के अंदर एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ, उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान का एकीकरण जो हुआ, किस कंडीशन में क्या क्या प्रक्रिया अपनाएगी, क्या यहाँ पर शर्तें रही, क्या पूरा यहाँ पर दौर रहा एकीकरण का। तो सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ पर जो ठिकाने हैं उनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक याद रखनी है, कुनाल 214। यहाँ पर ये ले 4 नंबर पर है, ने 1 नंबर पर है और के 2 के है। लावा ठिकाना जो है ये टोंक रियासत के अंदर आता था और यहाँ पर नरूका राजवंश शासन करता था। कुशलगढ़ है, बांसवाड़ा के अंदर आता था और राठौड़ वंश यहाँ पर शासन करता था। निमराना है, अलवर के अंदर आता था और वहाँ पर कछाव वंश शासन करता था। तो यहाँ पर हम आगे बढ़े तो सबसे पहले राजस्थान का जो एकीकरण हुआ वो यहाँ से प्रारंभ हुआ। पहला चरण जो था, इसका नाम दिया गया आपके मत्स्य संघ जो नाम दिया गया, ये किसके द्वारा दिया गया? के एम मुंशी यानी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के द्वारा इसे नाम दिया गया। उन्होंने सुझाव दिया कि प्राचीन काल में, महाभारत काल में इसे मत्स्य प्रदेश कहा जाता था, तो क्यों नहीं इसे मत्स्य संघ नाम दिया जाए। तो उनके सुझाव पर इसे नाम दे दिया गया मत्स्य संघ। अब यहाँ पर एक रियासत आती है, उसका नाम है अलवर। यहाँ पर आती है आपके भरतपुर और यहाँ पर धौलपुर और यहाँ पर आती है आपके करौली। दोस्तों, जब रियासतों के सामने शर्त रखी गई, भारत सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन दी गई उन्हें कि जिस रियासत के पास 1 करोड़ वार्षिक आय, 10 लाख जनसंख्या होगी, वो रियासत स्वतंत्र रह सकती है। यानी कि एक राज्य के रूप में भारत स्वतंत्र भारत में वो रह सकती हैं। तो ऐसी रियासतें राजस्थान में कुल 4 थी, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। ये 4 रियासतें ऐसी थी कि जो 1 करोड़ वार्षिक आय व 10 लाख जनसंख्या दोनों इनके पास थी। अब यहाँ पर बाकी जो 15 रियासतें थी उनके पास नहीं तो 1 करोड़ वार्षिक आय, नहीं 10 लाख जनसंख्या थी। तो इस दौर में क्या होता है कि ये चारों रियासतों ने मिलकर एक संघ बनाने का प्रयास किया। तो यहाँ पर एक एक रियासत के बारे में मैं आपको बता देना चाहूँगा, क्योंकि एकीकरण से पहले कुछ घटनाएं हुई थी यहाँ पर और कुछ घटनाक्रम हुआ था, तो उसे मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूँगा कि सबसे पहले हम अलवर की बात करें। तो अलवर में क्या होता है कि अलवर के महाराजा थे, उनका नाम था तेज सिंह। क्या नाम था? तेज सिंह। महाराजा तेज सिंह जो थे उनके प्रधानमंत्री का नाम था डॉक्टर खेर।
ये दोनों विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे, हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। तो अपने भारतवर्ष में एक घटना हुई थी 30 जनवरी 1949 को। महात्मा गांधी की हत्या की गई नाथूराम गोडसे के द्वारा। महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे के द्वारा जब हत्या की गई तो नाथूराम गोडसे कुछ दिन पहले अलवर के अंदर रहकर गया था। अलवर रियासत के अंदर रहकर गया था। तो भारत सरकार को लगा हो न हो कि कहीं भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अलवर रियासत में अलवर के शासक तेज सिंह व प्रधानमंत्री का इस हत्या के अंदर कहीं न कहीं कनेक्शन है। तब क्या होता है कि भारत सरकार ने यहाँ के तेज सिंह और डॉक्टर खेर दोनों को नज़रबंद कर दिया दिल्ली में, और यहाँ का प्रशासन अपने अधिकार में ले लिया। तो ये रियासत जो थी ये तो भारत सरकार के अधिकार में आ गई। अब इसके बाद हम आगे बढ़े, यहाँ से आगे बढ़े तो भरतपुर के महाराजा का नाम था ब्रजेंद्र सिंह। ब्रजेंद्र सिंह ने 15 अगस्त 1947 को काला दिवस मनाया था। उन्होंने इस भारत पाकिस्तान बंटवारे के लिए भारत की सरकार को उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। और अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भारत पाकिस्तान दोनों का बंटवारा हुआ उस समय बहुत सारे लोग विस्थापित हुए थे, यानी कि इस्लाम या फिर जो पाकिस्तान से ज़्यादा लगाव रखने वाले वो पाकिस्तान चले गए और भारत से लगाव रखने वाले भारत के अंदर आए। तो उस समय क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे हुए थे। भरतपुर के अंदर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। उसमें बताया जाता है कि महाराजा ने हिंदू संगठनों को बहुत सारे हथियार उपलब्ध करवाए थे। तो यहाँ की जो स्थिति थी बड़ी भयानक हो गई थी, और यहाँ की स्थिति को नियंत्रण नहीं कर पाने के कारण यह आरोप लगाकर भारत सरकार ने ब्रजेंद्र सिंह को नज़रबंद कर दिया और यहाँ का शासन अपने अधिकार में ले लिया। तो मैं आपको जानकारी के लिए विशेष बता देना चाहूँगा, भरतपुर व अलवर रियासत वर्तमान में भी एनसीआर क्षेत्र के अंदर आती है। एनसीआर का मतलब जो अपने नेशनल अपनी जो राजधानी है उस राजधानी के जो चारों ओर स्पर्श करने वाली जितने भी रियासतों जितने भी राज्यों के जिले हैं वो सारे एनसीआर के अंदर आते हैं। पर यहाँ पर ये दोनों अपवाद है। अपवाद कैसे हैं कि ये दिल्ली को स्पर्श नहीं करते हैं। दिल्ली को स्पर्श करने वाले जो जिले हैं वो यूपी और हरियाणा के, न कि राजस्थान के। राजस्थान कतई दिल्ली को स्पर्श नहीं करता है। फिर भी राजस्थान के 2 जिले अलवर व भरतपुर दोनों को एनसीआर के अंदर शामिल किया गया। तो अगर पूछ लिया जाए आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो तो वहाँ पर कि ऐसे कौन से जिले जो दिल्ली को स्पर्श नहीं करते फिर भी एनसीआर में आते हैं, तो वो अलवर और भरतपुर जिले हैं। तो अब इससे आगे बढ़े हम, धौलपुर के महाराजा वो इस संघ में मिलने के लिए तैयार हो गए और करौली के महाराजा भी हो गए। अब दोनों हो गए तो दोनों महाराजा, इन दोनों के तो महाराजा है नहीं, दोनों भारत सरकार के अधीन नहीं है। तो क्या होता है, भारत सरकार ने इसका एक संघ बनाने का निश्चय कर लिया। और मैंने आपको बताया कुनाल 214 यानी 1 नंबर पर नहीं आ रहा है तो निमराना ठिकाने को यहाँ पर मिला दिया गया। तो 1 ठिकाना और 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ABCD आपको याद रखनी है। और यहाँ पर बनाकर एक मत्स्य संघ बना दिया गया। अब इसकी राजधानी रखी गई अलवर। राजधानी अलवर और राज प्रमुख उदयबान सिंह। अब यहां पर क्या होता है, उपराज प्रमुख गणेश पाल, करौली के शासक गणेश पाल। अब इसके बाद यहाँ के जो प्रधानमंत्री बनाएंगे वो बनाएंगे यहाँ अलवर के बनाएंगे, उनका नाम था शोभाराम कुमाऊत को यहाँ का PM बनाया गया। राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, राजधानी और प्रधानमंत्री ये चारों हो गए। अब इसके बाद इनका उद्घाटन में एक बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति रहती है स्टूडेंट। आपके 17 मार्च और 18 मार्च 1948 यहाँ पर एक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछ लिया कि बहुत सारी जगह 17 मार्च जो आता है वो किस कारण से आता है, वो सही है या गलत है। तो मैं आप दोनों मत के बारे में आपको विशेष रूप से बता देना चाहूँगा कि 17 क्यों आता है और 18 क्यों आता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब एकीकरण के प्रथम चरण का उद्घाटन निश्चित करना था कि इसका उद्घाटन कब किया जाए,
तो 17 मार्च 1948 को निश्चित किया गया कि इसका उद्घाटन 17 मार्च 1948 को किया जाएगा। कहाँ पर? भरतपुर के अंदर, लोहागढ़ दुर्ग के अंदर किया जाएगा। सारा निश्चित हो गया था। और कौन करेगा? नरहरि विष्णु घोड़गिल, नरहरि विष्णु घोड़गिल, इनके द्वारा किया जाएगा। कब किया जाएगा? 17 मार्च को किया जाएगा। पर क्या होता है कि भरतपुर के महाराजा ब्रजेंद्र सिंह के भाई मान सिंह ने, उन्होंने क्या किया? विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा जाट झंडा खतरे में, और सभी जो लोग थे उनको भड़का दिया, स्थानीय लोगों को, कि ये जो संगठन बनाया जा रहा है ये जाटों के विरुद्ध बनाया जा रहा है। तो इस दौरे में क्या होता है कि वहाँ पर आंदोलन बढ़ गया। आंदोलन बढ़ गया तो इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाला जो एक व्यक्ति और था, उसका नाम है किसान नेता ठाकुर देशराज। ठाकुर देशराज के संदर्भ में हमें फर्स्ट ग्रेड अभी जो हाल ही के अंदर फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर पूछा गया था कि भरतपुर के ऐसे किसान नेता जिन्होंने शेखावटी किसान आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था, तो वो कौन थे? ठाकुर देशराज थे, जिन्होंने कठरातल सभा के अंदर भी भाग लिया था। ठीक है। और वहाँ पर जो महायज्ञ, जाट महाप्रजापति यज्ञ करवाया गया, उसके अंदर भी भाग लिया था। तो बहुत सारी घटनाओं से वहाँ पर वो शामिल थे, उस घटनाओं में, शेखावटी किसान आंदोलन में। तो यहाँ पर ठाकुर देशराज और मान सिंह दोनों ने इसका नेतृत्व किया था। फिर भारत सरकार ने यहाँ के लोगों को समझाया और कैसे भी करके उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। फिर बाद में 18 मार्च 1948 यानी दूसरे दिन यहाँ पर उद्घाटन हो पाया। तो अगर आपको ये पूछ लिया जाए उद्घाटन कब हुआ, तो 18 मार्च, पर उद्घाटन पहली बार में निश्चित कौन सी तिथि की गई? तो 17 मार्च 1948। इसलिए 17 भी आता है बहुत सारी जगह और 18 भी आता है। तो उद्घाटन जो हुआ वो 18 मार्च को हुआ था, पर पहले की रूपरेखा के अनुसार जो तिथि निश्चित थी तो कौन सी थी? 17 मार्च थी। अब इसके बाद हम आगे बढ़े कि हाल ही के एग्जाम में पटवार के अंदर पूछा गया था कि मत्स्य सिंह की आय कितनी है? तो 1.84 करोड़, विशेष आपको याद रखना है 1.84 करोड़। इससे आगे बढ़े, ये आ गया आपके पूर्वी राजस्थान। यहाँ पर क्या है कि एक रियासत है किशनगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये रियासतें हो गई। और दूसरा एक ठिकाना है, उसका नाम है कुशलगढ़, यानी 2 नंबर पर द्वितीय चरण मिलाया गया। तो 9 रियासतें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रियासतों को मिलाया गया। अब ये राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में होने के कारण इसे क्या नाम दे दिया गया? पूर्वी राजस्थान संघ। अब यहाँ पर बड़ी सस्पेंस की स्थिति पहले सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया, उसमें यह पूछा गया था कि 25 मार्च 1949 राजस्थान संघ प्रश्न में लिखा गया था। तो अब वहाँ पर स्टूडेंट्स के वो समस्या आती है कि राजस्थान संघ जो है वो तो छठे चरण में, तो ये दूसरे चरण की बात कैसे होगी? तो कहीं पर भी स्टूडेंट्स आपको अगर डेट दे रखी हो कि 25 मार्च 1948 राजस्थान संघ, तो आपको वहाँ पर कंप्लीट रूप से द्वितीय चरण के बारे में बात करनी, नहीं कि आपको ये देखना है कि छठा चरण, बल्कि वास्तविक रूप से जो द्वितीय चरण का नाम है वो पूर्वी राजस्थान संघ है। पर वहाँ पर हमें डेट देकर निर्देश दिया गया कि 25 मार्च 1949 राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया, या कौन कौन सी रियासत शामिल थी या नहीं थी, कौन सा ठिकाना बनाया गया, ये सारे उसके बारे में कोई कुछ भी पूछा जाए तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि अगर डेट साथ में दे रखी है तो हमें द्वितीय चरण मानना है। अगर वहाँ पर केवल राजस्थान संघ लिख रखा है, कोई डेट नहीं दे रखी है, ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान संघ का उद्घाटन कब हुआ, तो वो आपको द्वितीय चरण नहीं करना है। वहाँ पर आपको 26 जनवरी 1950 याद रखना है, छठा चरण, न कि आप द्वितीय चरण। राजस्थान संघ जो नाम है वो छठे चरण का है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़े कि 9 रियासत एक ठिकाने को मिलाकर पूर्वी राजस्थान संघ बनाया गया। अब पूर्वी राजस्थान संघ जो बनाया गया, इसके हमने पहले चरण में पढ़ा कि राजधानी अलग जगह, उद्घाटन अलग जगह, प्रधानमंत्री अलग जगह, राज प्रमुख अलग जगह, उपराज प्रमुख अलग जगह, सभी अलग अलग है ना। तो यहाँ पर क्या है कि कोटा जो है इसके यहाँ राजधानी बनाई गई, राजधानी, राज प्रमुख,
राज प्रमुख कोटा के शासक बने। कोटा के शासक का क्या नाम था, पहले भी आ चुके हैं अपने, उनका नाम भीम सिंह। ठीक साहब, तो राज प्रमुख भीम सिंह बनेंगे। और उद्घाटन भी कहाँ पर हुआ, कोटा के अंदर हुआ। कब हुआ, 25 मार्च 1948 को हुआ। और पहले चरण का जो उद्घाटन किया था नरहरि विष्णु गौडगिल ने, तो इसका भी उन्होंने किया था। अब इसके बाद उपराज प्रमुख बूंदी के बहादुर सिंह और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह दोनों को बना दिया गया। अब यहाँ पर आती है बात अपने कि प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो गोकुल असावा। गोकुल असावा को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया। ये हो गया आपके दूसरा चरण। दूसरे चरण के बाद हम इसी क्रम में आगे बढ़ते जाते हैं और तीसरा चरण आता है। तीसरे चरण की क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पर एक रियासत थी, उसका नाम था उदयपुर। जब मेवाड़ के महाराणा को कहा गया कि आप पूरी राजस्थान में शामिल हो जाओ, तब उन्होंने कहा कि मेवाड़ रियासत भारतीय सरकार की जो एक गाइडलाइन रखी गई, जो शर्त रखी गई, उसे पूरी करती है और कोई एक छोटी रियासत नहीं है जो दूसरी रियासतों में शामिल हो जाए। मेवाड़ रियासत एक अपना आप में बड़ी रियासत है, तो कोई भी रियासत शामिल होना चाहती है तो वो रियासत मेवाड़ में शामिल हो जाए, न कि मेवाड़ किसी रियासत के साथ जुड़ेगी। मना कर दिया। तब क्या होता है कि यहाँ पर एक 5 अप्रैल 1947 को एक घटना हुई थी। उस घटना में क्या हुआ था कि दो व्यक्ति थे, एक शांतिलाल एक आनंदीलाल, दो छात्र थे, दोनों प्रदर्शन कर रहे थे। तो उस दौरान मेवाड़ के प्रधानमंत्री और उनके कुछ सहयोगी लोगों द्वारा जो फायरिंग की गई, उसमें 2 लड़के मारे गए। तो उसकी जांच चल रही थी। तो भारत सरकार के द्वारा अनेक तरीक़ों से महाराणा पर प्रेशर डाला गया और उस समय अपने मेवाड़ के जो भिलवाड़ा जिले के रहने वाले थे माणिक्यलाल वर्मा ने एक वक्तव्य दिल्ली में जारी करते हुए कहा कि महाराणा कौन होते हैं, जो 20 लाख जनसंख्या का भाग्य निश्चित करेंगे कि हम इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे। हमें तो इसमें शामिल होना है और हम होंगे। तो उस दौर में जब प्रजामंडल और सभी का स्थानीय विरोध देखते हुए महाराणा ने कहा ठीक है, मैं होने के लिए तैयार हूँ, मैं इसमें शामिल होने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी कुछ शर्तें रहेगी। उन शर्तों को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो अब अगर महाराणा उनके साथ शामिल होंगे तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये लाइन बीच में से मिट जाएगी। अब लाइन मिट जाएगी तो आपको केवल मैं डैश लगाकर यहाँ पर समझने के लिए छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये पूरा एक हो गया है, क्या हो गया, पूरा एक ग्रुप हो गया या संघ हो गया। इसका नाम महाराणा ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान रखा जाए, यानी कि संयुक्त राजस्थान रखा जाए। तो इसका नाम संयुक्त राजस्थान किसकी सिफारिश पर रखा गया, महाराणा की संयुक्त राजस्थान, महाराणा भोपाल सिंह। अब महाराणा ने कहा कि हमें 20 लाख पीवी पर्स चाहिए, यानी कि जब रियासतों का एकीकरण किया जा रहा था तो भारत सरकार ने एक निश्चित किया था कि रियासतों का विलय होने के बाद राजा महाराजा जो होंगे उनको पेंशन के रूप में कुछ राशि दी जाएगी, पर ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 लाख हो सकती है। 10 लाख से रुपया भी ज़्यादा नहीं हो सकती। कम में तो 50,000, 10,000, 20,000 कितना भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है। पर इस कंडीशन में क्या होता है कि मेवाड़ के महाराणा ने यहाँ पर मांग कर दी कि मुझे 20 लाख रुपये चाहिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने रियासती विलय विभाग के अध्यक्ष थे, उन्होंने यहाँ सूझबूझ दिखाते हुए महाराणा को कहा कि ठीक है, संयुक्त राजस्थान इसका नाम रखा जाएगा और आपको 20 लाख पेंशन दी जाएगी, 10 लाख तो पीवी पर्स, 5 लाख महाराणा आपके जो वंश है उसकी मान मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए आपको 5 लाख रुपये वो दिए जाएंगे और 5 लाख रुपये आप राज प्रमुख के पद पर हो इसलिए भत्ता दिया जाएगा। ये करके उनको 20 लाख रुपये देने के लिए हाँ कर दी गई। अब इससे आगे बढ़े, महाराणा ने कहा मैं राज प्रमुख बनूंगा और राजधानी उदयपुर रहेगी। ये भी उनकी मांग स्वीकार कर ली गई। तो यहाँ पर राजधानी राज प्रमुख उद्घाटन कब हुआ, 18 अप्रैल 1948 को हुआ था, 18 अप्रैल 1948 को। अब यहाँ पर इसका उद्घाटन किसने किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू।
उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अब इसके बाद आता है कि राजधानी हो गई, राजप्रमुख हो गया, उद्घाटन हो गया, तो पीएम कौन बनेगा? तो पीएम MLV माणिक्यलाल वर्मा पीएम बनेंगे। उपराजप्रमुख कोटा के शासक भीम सिंह को बना दिया गया और कनिष्ठ उपराजप्रमुख डूंगरपुर व बूंदी के शासकों को बना दिया गया। अब कोटा का महत्व बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष में एक बार विधानसभा की बैठक कोटा में बुलाने जानी तय हुई कि एक बार वहाँ पर बुलाई जाएगी ताकि उसका भी महत्व बना रहे। अब इससे आगे क्या होता है कि यहाँ पर जो सिरोही रियासत थी इसे तो मिला दिया मुंबई के अंदर। मुंबई उस समय एक प्रांत था, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य नहीं थे। उसके विभाजन के बाद मुंबई राज्य के विभाजन के बाद 2 राज्य बने, एक का महाराष्ट्र नाम दिया गया, एक का गुजरात नाम दिया गया। तो उस समय क्या होता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिरोही को मिला दिया मुंबई के अंदर, यानी कि वर्तमान जो गुजरात क्षेत्र है, गुजरात राज्य उस क्षेत्र में मिला दिया गया। और यहाँ पर एक आपके अजमेर मेरवाड़ा जो ये केंद्र शासित प्रदेश है। अभी यहाँ पर एक विधानसभा चल रही है, उसका नाम है धार विधानसभा। अभी वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उस समय जब एकीकरण चल रहा था तो उस दौर में चल रही थी धार विधानसभा, जहाँ पर 30 विधायक हुआ करते थे। अब यहाँ के जो प्रथम व आखिरी मुख्यमंत्री हुए हरिभाऊ उपाध्याय हुए, जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। अब यहाँ से क्या होता है कि बीकानेर महाराजा, यहाँ बीकानेर, यहाँ आपके जैसलमेर, यहाँ आपके जोधपुर और यहाँ पर आ गया जयपुर। 4 रियासतें अभी बाकी हैं। तो राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण इन लोगों ने भारत सरकार को कहा कि जल्द से जल्द इन 4 रियासतों को भी राजस्थान में मिलाकर वृहत राजस्थान का निर्माण होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो बड़े तौर पर आंदोलन किया जाएगा। अब क्या होता है कि जैसे उदयपुर रियासत मिली, बीकानेर महाराजा ने महाराणा को पत्र लिखा कि महाराणा, जो रियासत मुगलों व अंग्रेजों के सामने आजीवन नहीं झुकी, वो रियासत आज भारत सरकार के सामने इतनी जल्दी झुक गई। तो महाराणा ने कोई जवाब नहीं दिया इसका। अब बीकानेर के शासक जो थे उनकी कुछ मांगे थी। उनका मानना था कि बीकानेर जो रियासत है उसका जो झंडा है उससे झंडे को भारत के झंडे के समान दर्जा दिया जाना चाहिए, तब जाकर हम शामिल होंगे। तो भारत सरकार ने इसके लिए मना कर दिया और कैसे भी करके उनको मना कर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। अब जोधपुर के महाराजा ने भी कर दिए, जैसलमेर भी हो गया। अब उस समय जयपुर जो महाराजा थे, इन्होंने इनके द्वारा एक प्रस्ताव बनाया गया। इनके जो प्रधानमंत्री थे टी कृष्णमाचारी, ये इनके प्रधानमंत्री थे। इन्होंने एक योजना बनाई और योजना बनाकर भारत सरकार के सामने पेश की। उन्होंने राजस्थान को 3 भागों में विभाजित किया। अगर आपको पूछ लिया जाए तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने एक योजना बनाकर भारत सरकार को सुझाव दिया कि यहाँ पर ये बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, इनको काठियावाड़ी जो रियासतें हैं उनके अंदर शामिल कर लिया जाए, और जयपुर, अलवर, करौली, इनको जयपुर के अंदर शामिल कर लिया जाए, और जो संयुक्त राजस्थान है इसे रहे जैसे यथावस्थ स्थिति में रहने दें, और भरतपुर और धौलपुर को यूपी में दे दिया जाए। ऐसा करके 3 संघ बना दिए जाए और ताकि उनका विकास सुचारू रूप से हो सके। ये मत किसने दिया था? टी कृष्णमाचारी ने। और किसके कहने पर? महाराजा के कहने पर भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब क्या होता है कि भारत सरकार चाहती थी, एक प्रस्ताव भारत सरकार का भी था, भारत सरकार चाहती थी कि बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, इनको पश्चिमी भारत में होने के कारण यहाँ पाकिस्तान की सीमा और यहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र, तो यहाँ के लोग आत्मनिर्भर नहीं है क्योंकि अकाल ज़्यादातर होते हैं यहाँ पर, और आए दिन यहाँ पर सीमा विवाद के कारण हो सकता है घुसपैठ हो सकती है। इसलिए क्या काम किया जाए, यहाँ का सही विकास करने के लिए काठियावाड़ी रियासतों से जोड़ देना चाहिए, ताकि फिर बाद में क्या होगा कि इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा, जिससे यहाँ पर केंद्र की नज़र रहेगी और यहाँ का सही रूप से विकास भी हो पाएगा और सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट रहेगी। तब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ के जो स्थानीय प्रजामंडल थे उन्होंने इसका विरोध कर दिया, कहा कि नहीं, हमारी तो जो रियासतें हैं इनको राजस्थान के साथ ही मिलाओ।
तो 2 प्रस्ताव लाए गए थे, दोनों असफल रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं वृहत राजस्थान की ओर, चौथा चरण। अब मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। अब चौथे चरण में क्या होता है कि चौथे चरण में जब चौथे चरण का नाम दिया गया वृहत राजस्थान, और यहाँ पर सरदार पटेल ने सभी को मनाया, तब जयपुर के महाराजा ने कहा कि मैं राज प्रमुख बनूंगा, वृहत राजस्थान। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप राज प्रमुख बन जाना। तो मेवाड़ के महाराणा ने कहा कि सबसे बड़ा पद मैं लूँगा, तो कहा कि आपको दे देंगे, यानी कि मना किसी को नहीं किया। अब यहाँ पर क्या होता है कि चारों रियासतों को मिला दिया, एक ठिकाना जो लावा उसको भी मिला दिया गया। इसी के साथ वृहत राजस्थान यानी चौथे चरण में 14 रियासत 2 ठिकाने हो गए, 14 रियासत और 2 ठिकाने हो गए। अब यहाँ पर क्या होता है कि 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। चौथे चरण का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया, और हम प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो मूल राजस्थान का जो निर्माण हुआ वो चौथे चरण 30 मार्च 1949 को हुआ था। अगर आपको पूछ लिया जाए कि मूल राजस्थान का निर्माण कब हुआ, तो 30 मार्च 1949 को किया गया, और इसका उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब यहाँ से आगे बढ़े तो इस राजधानी का एक विवाद हो गया था कि राजधानी, इस संघ की राजधानी किसे रखा जाए। तो जोधपुर भी दावेदार थी, जयपुर भी थी। जोधपुर के लोगों ने कहा कि हमारा महत्व बनाए रखने के लिए जोधपुर को राजधानी घोषित करना चाहिए ताकि इसका महत्व बना रहे। जयपुर के यहाँ पर भी मांग होने लगी। तब एक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सत्यनारायण राव समिति बनाई, सत्यनारायण राव समिति बनाई, और उससे कहा कि आपको देखना है कि दोनों में से सही व्यवस्था कहाँ पर हो सकती है, राजधानी के लिए सही उपलब्ध जगह कौन सी है। तो वो आए, उन्होंने देखा तो जयपुर उन्हें अच्छी लगी, तो उन्होंने उनकी समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी घोषित किया गया। अगर पूछ लिया जाए कि जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया, तो वो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया गया। अब यहाँ पर क्या होता है, ये हो गया। अब राज प्रमुख का विवाद, राज प्रमुख कौन बनेगा? मेवाड़ के महाराणा जो अपना आप में एक बड़ा महत्व रखते हैं राजस्थानी नहीं पूरे भारतवर्ष में, तो मेवाड़ के महाराणा ने कहा कि राज प्रमुख तो मैं बनूंगा। इधर जयपुर महाराजा ने कहा कि मेरी शर्त पहले ही थी कि मैं बनूंगा। तब उस समय क्या होता था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख घोषित कर दिया, और उदयपुर महाराणा जो महाराणा भोपाल सिंह थे उन्हें महाराज प्रमुख बना दिया गया। यानी पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसे व्यक्ति महाराज प्रमुख का पद लेने वाले महाराणा भोपाल सिंह थे जिन्हें महाराज प्रमुख का पद दिया गया। बाकी सभी को राज प्रमुख के पद दिए गए, पर इन्हें महाराज प्रमुख का पद दिया गया। अब आता है मुख्यमंत्री का विवाद, प्रधानमंत्री का विवाद। प्रधानमंत्री के विवाद में क्या होता है कि जोधपुर के जयनारायण व्यास, में उदयपुर के माणिक्यलाल वर्मा और गोकुल भाई भट्ट जो सिरोही के थे, और जयपुर के हीरालाल शास्त्री, चारों के मध्य उस समय चल रहा था कि यहाँ का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तब क्या होता है कि सिरोही तो वैसे उसमें जा चुकी थी मुंबई के अंदर, तो गोकुल भाई भट्ट का यहाँ पर पलड़ा कमजोर था और 3 बचे थे। तो ये चारों जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने थे तो कहा कि किसको बनाया जाए। तब गोकुल भाई भट्ट ने कहा कि राजस्थान को चलाने के लिए सबसे जो उच्च व्यक्ति है या योग्य व्यक्ति है वो कौन है? हीरालाल शास्त्री, उनके हाथों में सुरक्षित रहेगा। उन्होंने अपना मत दे दिया। तब उनका समर्थन सर्वाधिक देखकर हीरालाल शास्त्री को घोषित कर दिया कि ये यहाँ के प्रधानमंत्री रहेंगे। तो प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बना दिया गया। राजधानी जयपुर, राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय और महाराज प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह को बना दिया गया। उद्घाटन 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। उपराज प्रमुख कोटा के भीम सिंह को बना दिया गया। इसी के साथ राजस्थान के चौथे चरण का पूरा हुआ और वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ। इसे हम मूल राजस्थान का निर्माण कहते हैं। इसीलिए हम प्रतिवर्ष 30 मार्च 1949 को एक हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। फिर क्या होता है, फिर विभागों का बंटवारा किया गया, अलग अलग रियासतों को अलग अलग विभाग दिए गए। तो यहाँ पर बता देना चाहूँगा, भरतपुर को कृषि विभाग दिया गया, कोटा को वन व सहकारिता विभाग दिया गया और उदयपुर को
खनिज व कस्टम विभाग दिया गया, और फिर बाद में आता है आपके जोधपुर, इसे हाई कोर्ट दिया गया, और बीकानेर को शिक्षा विभाग दिया गया। इसी के साथ राजस्थान का चौथा चरण पूरा हुआ। धन्यवाद।